मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मस्त हूँ। चलिए ऐसे ही रहिए, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इससे पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू किया है सर, आप बेहद सरल, सौम्य, सीधी सादी छवि वाले नेता माने जाते हैं। आमतौर पर नेता ऐसे होते नहीं है, वो चतुर चालाक होते हैं, घाक किस्म के होते हैं। आप बड़े सीधे साधे से हैं, तो क्या परेशानी नहीं होती इस व्यक्तित्व के साथ राजनीति करने में, या फिर ये आपकी ढाल है? मुझको लगता है कि आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक जो नेता है उसकी परिभाषा को एक तरीके से गलत तरीके से पेश किया गया है। पहले नेताजी शब्द जो है वो सम्मान का होता था। आजकल कुर्ता पैजामाधारी व्यक्ति सशंकित भाव से देखा जाता है। अब इसके कारण नेता की भी कमी हो सकती है और इसके कारण तमाम अन्य जो विसंगतियां समाज में उत्पन्न हुई हैं वो भी हो सकती है। जी, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो किस प्रकार का आचरण करता है और किस प्रकार की पब्लिक उसको पसंद करती है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं एक पेशे से प्रोफेसर हूँ। जी जी, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने तक उन बातों को रखता हूँ, दूसरों से सीखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या विसंगति है, ये देखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मैं अपनी बुराई को दूर कर सकूँ, इस पर मेरा ध्यान ज़्यादा होता है। जी, दिनेश जी, आप मेयर भी रहे हैं और इस बार मेयर के अब चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितनी कठिन है मेयर चुनाव की ये जो डगर है इस बार, क्योंकि लगातार बीजेपी के मेयर रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, उनके काम को अब तोला जा रहा है। विपक्ष हमलावर है लगातार कि अगर विकास को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत धरातल स्तर पर चुनाव होते हैं और आम जनता इसी विकास को देखती है और इसी को काउंट करती है। आपको क्या लगता है सर कि इस बार क्या मुश्किल? मेरा जहां तक मानना है, परंपरागत ढंग से भी देखें और लोग शहरी क्षेत्रों के जो मतदाता हैं जी, उन्होंने स्थानीय निकाय के विगत जितने भी चुनाव हुए हैं उनकी पसंद भारतीय जनता पार्टी रही है। कारण इसका स्पष्ट है, उनकी कार्यशैली, काम करने की क्षमता और जवाबदेहिता, ये जनता ने आमतौर पर उत्तर प्रदेश में पसंद किया है। जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, लोगों की स्वाभाविक सोच है। केंद्र का समन्वय प्रदेश से और प्रदेश का समन्वय स्थानीय सरकार के साथ में हो, ये विकास की अवधारणा को बलिष्ठ बनाने में सहायक बनता है। और मेरा ये मानना है कि जहां जहां आपस में कोऑर्डिनेशन रहा है केंद्र का प्रदेश से और प्रदेश का शहरी सरकारों के साथ में, वहां विकास एक अबाध गति से चला है, एक बगैर निष्कंटक भाव से चला है। और उसमें जो केंद्र की योजनाएं होती हैं और प्रदेश की योजनाएं होती हैं, उनको कार्य करने की जो कार्य क्षमता है, उसमें स्थानीय सरकार अगर उसी दल की होती तो उसमें बल मिलता है। जहां तक आपने पिछली जवाबदेहिता की बात करा है, मैं स्वयं 11 वर्षों के आसपास का कार्यकाल महापौर का मेरा रहा है। 2 बार मेयर रहे हैं आप? 2 बार मैं रहा और ये ईश्वर की अनुकंपा थी कि लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जीत का एक रिकॉर्ड भी आया और बगैर किसी होल्डिंग बैनर के वो चुनाव हुआ था मेरा। जी, और बगैर किसी सभा के। लेकिन उसके बाद की जो मोस्ट ऑनरेबल मेयर का भी ये इत्तेफाक ही हो सकता है कि मुझे वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में मिला, ओहदा मिला। लेकिन इसका मतलब ये सीधा नहीं है कि व्यक्ति ने सब काम अपने बल पर किए हों। जो बोल्ड होता है कारपोरेशन का, जो जीते हुए पार्षद होते हैं, उनके आपस का कोऑर्डिनेशन और सरकार के साथ समन्वय, जी, ये बहुत जरूरी होते हैं। प्रदेश सरकार का अगर सामंजस्य नहीं है तो आपके काम करने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। ये विसंगतियां मेरे साथ में भी आई थी, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि कई संकटों को हमने अपने सदन के माध्यम से, चाहे जिस दल के लोग रहे हों, उन्होंने मेरे कामों पे, मैं बहुत ज़्यादा विरोधाभासी वाले काम पे मैं विश्वास नहीं करता था। और मैंने एक बात कही थी कि चुनाव तक दलों का दलदल होना चाहिए, अपने दल की जय हो। चुनाव के बाद एक ही दल हो जिसका नाम विकास दल हो, और विकास के आधार पर सारे दल एक एजेंडा तय करके उस विकास के कार्य को अपना समर्थन व्यक्त करें। लेकिन सर, मैं आपको बीच में रोककर ये जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्षी ये कहते हैं कि जरा एक काम तो गिनाइए विकास का, क्या किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने? मैं प्रदेश सरकार की अगर आप बात कर रहे हो, सरकार में आते ही जो जर्जर आर्थिक व्यवस्था थी,
उत्तर प्रदेश में महंगाई की दर उत्तर प्रदेश की अगर इंडिविजुअल देखिए एकदम बढ़ रही थी। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी और प्रोफेसर रहा हूं। आपके पास आमदनी नहीं है, खर्चा और शिलान्यास इतने ज्यादा हैं जिनकी ना तो आपने बजट में प्रावधान कर रखा है, ना ही आपके पास में वो 5 साल 10 साल तक वो पैसे आने हैं। अनियोजित जो बजट की प्रक्रिया होती है वो जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है उसमें विसंगति पैदा करती है। ट्रेड बैलेंस जो है वो फेवर में नहीं जाके वो उल्टा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की यही व्यवस्था थी। रुपया हमारे पास में 4 आना और हमने 2 रुपए का उसमें प्रोजेक्ट में हमने शिलान्यास कर दिया। ये जो एक असमानता थी, कार्यों के प्रति कोई भाव नहीं था, जहां हुआ वहीं पर शिलान्यास हो गया, वहीं पर योजना हो गया। जब तक हम किसी चीज को करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, उसको हम पैसा कहां से आ गया, कैसे लगेगा, किन योजना में लगेगा, इसका नियोजन नहीं करेंगे। हम लोग सरकार में आते ही हम लोगों ने रात को 12-12 बजे तक, अब तक क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आने वाले समय में साल में 2 साल में क्या होना है, हर विभाग की मॉनिटरिंग करिए। हम लोग 6 बजे से बैठते थे, दिन भर काम करते तो रात को 12-1 बजे तक का सारे अधिकारियों के साथ में बैठ के हम लोगों ने एक कार्यशैली को तय किया। उत्तर प्रदेश का एक समग्र विकास कैसे हो, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आर्थिक समिति का भी जो किसानों को ऋण दे क्षमता, जो ऋण पत्र बांटे गए उसका भी मुझे 40 पैसे का मुआवजा दिया सर आपने, नहीं देखिए, मैं समझता हूं ये बात वो लोग करते हैं जिन्होंने नहीं सर्टिफिकेट दिखाए किसानों ने अपने। बात इसमें लोगों की बात करने वाली बात मेरा अगर आप दिनेश जी ये गलत बात कह रहा हूं क्या? आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मेरी सही बात अगर आप सही बात सुनेंगे, 80 लाख किसानों की कर्जमाफी की बात की, मुझे लगता है आपने प्रश्न किया है, अगर मुझे उत्तर का समय देंगे बिल्कुल पूरा दूंगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, आप कहीं भी क्रेडिट और डेबिट का जो करना होता है बैंक के खातों में, 1 पैसे का भी अगर क्रेडिट होगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये 86 लाख किसानों को दिया गया था जिनके 1 लाख रुपए तक बकाया था, यानी 1 पैसे से 1 लाख रुपए तक जिनके भी थे, उनको ऋण मोचन कार्यक्रम के तहत एक जिले में उनके आधार से लिंक करके सीधे उनके खातों में पैसा दिया गया। यानी 1 पैसा था तो भी दिया, 1 लाख था तो भी दिया। ये अकाउंटेंसी की एक अहर्ता है, अनिवार्यता है। और ये जो प्रश्न वो लोग करते हैं जिनको अकाउंटिंग सिस्टम को नहीं पता है। ये प्रश्न किसान कर रहा है सर, और वाकई हो सकता है उसे अकाउंटिंग सिस्टम ना पता हो। अगर एक किसान सुनिए एबीपी न्यूज पर ये भी अपना दुखड़ा रो रहा था कि 40 पैसे का मुआवजा लेने के लिए उसको 150 रुपए खर्च करके जाना पड़ा। मैं समझता हूं कि आपने उस प्रकार का न्यूज लिया होगा, मैं आपकी न्यूज पे चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी का भी ऋण बैंक में माफ करेंगे तो 1 रुपए होगा तो उसको भी माफ करना पड़ेगा। ये बैंक की अनिवार्यता है और ये अर्थ नियमों के अंतर्गत आता है। ये वित्त विभाग के दिए गए दिशा निर्देश जो भारत की गाइडलाइन है। लेकिन जिसे 40 पैसा मुआवजा मिला उसको जाने की जरूरत नहीं थी, उसके बैंक अकाउंट में सीधे आ गया था। और पत्र इसलिए दिए गए, ये रिकॉर्डेड होता है। पत्र को देने का मतलब होता है कि पत्र हमने आपको ऋण से मुक्त किया, वो सर्टिफिकेट होता है। वो 40 पैसे का भी हो सकता है, 40,000 का भी हो सकता है और 99,999 का भी हो सकता है। ये एक हमारा प्रोफार्मा है, ये हमें काम करने की जो बाध्यता है जिसके अंतर्गत हमको काम करना है। हम वो वाले तो है नहीं जो विधि सम्मत काम ना करें। बीजेपी की सरकार पारदर्शी सरकार है। हम एक पैसे का हिसाब रखते हैं और देते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस किसान को कम है उसको आने की जरूरत नहीं है, सब किसानों को आने की जरूरत नहीं थी, उनके खाते में डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब किसी में 40 रुपए अगर डेबिट क्रेडिट हुआ तो उसको इसलिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको फिर वहां जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया। नहीं, सर्टिफिकेट तो इशू करेंगे, ये अकाउंटिंग की बाध्यता है। ऑडिटिंग का पहला मोटिव है। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे, किसी अकाउंट के एक्सपर्ट से पूछेंगे, 1 पैसे का भी जो बकाया होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों होना, ये बैंकिंग सिस्टम का और अकाउंटिंग सिस्टम की अनिवार्य आवश्यकता है। और उस अनिवार्य आवश्यकता की संपूर्ति में कहीं इस प्रकार का हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि हमने 40 रुपए उनके माफ किए, ये हमारी वो है। हमने जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 36 लाख किसानों के माफ किए, जिसमें तो लोगों को सर माथे पर रख के हमारी उस संकल्प के लिए साधुवाद देना चाहिए कि हमने आते ही पहला कोई दूसरा काम नहीं किया। योगी सरकार ने आते ही पहला काम किया, पहली कैबिनेट की बैठक में जो लघु और सीमांत किसानों के
1 लाख रुपए तक के जितने ऋण थे। बैठक में भी काफी वक्त लग गया था सर फैसला लेने में, मुश्किल से 5 मिनट। नहीं, बैठक में 5 मिनट लगा होगा, लेकिन बैठक होने में काफी समय लग गया। नहीं, देखिए जो आता है चुन के, आपने कल्पना की है कि इससे पहले जो लोग चुनकर आते थे अपना स्वागत कराते थे। आप एक जगह बता दीजिए किसी मंत्री ने, मैं व्यक्तिगत बताता हूं, एक जगह मैंने जाके कहीं स्वागत कराया हो, एक जगह मुख्यमंत्री ने कराया। स्वागत नहीं कराया, लेकिन अभी अखिलेश यादव आए थे, वो कह रहे थे कि जिन चीजों का वो उद्घाटन कर चुके थे उनका आपने दोबारा उद्घाटन जरूर करवा दिया। मैं किसी भी नेता की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता। और एक मंत्री के सर आपके मेरा ये मानना है कि अगर कोई जाते समय 5 साल तक अगर किसी को याद रखना चाहिए था कि मुझे किन चीजों पर शिलान्यास करना है, किस पर लोकार्पण करना है, ये हर सरकार का कर्तव्य दायित्व होता है। सरकार जाने से पहले और अधिसूचना जारी होने से पहले अगर आप 1000 योजनाओं का शिलान्यास कर दें और उसमें एक पैसा एक फड़ुआ नहीं लगा हो, और ये पारदर्शी सरकार है, ये सोचती है कोई अच्छा काम है तो हम उस अच्छा काम को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं जी। तो अगर उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप साधुवाद दीजिए कि आपने तो एक ईंट नहीं लगाया, हम चाहते तो बंद कर देते, हमने बंद ना करके उसको हम आगे ले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिट अगर हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे ना। तो ये अगर हम विरोध करेंगे तो बोलेंगे कि आपने मेरी बंद कर दिया, हम करेंगे तो कहेंगे आपने मेरा कर दिया। आपने 2000 चीजों का शिलान्यास कर दिया, किस अधिकार से कर दिया, कौन सा पैसा आपके पास था? ये लोगों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। और मैं समझता हूं राजनीति में यही जो दिशा क्रम है, आरोप और प्रत्यारोप का, ये विकास की गति में सबसे बड़ी बाधा है। हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, बजाय हमने क्या किया, ये हमारा विश्लेषण का बिंदु है। और हमारा जो मापक यंत्र है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता है, भारतवर्ष की जनता है। वो हमारे 5 वर्ष के कामों का बड़ा अच्छी तरीके से परीक्षण करती है। वो हमारी ऑडिटर है, वॉच डॉग जिसको कहते हैं ना, कि वो हमको देखती है, जनता सब जानती है। हमने अच्छा किया है, जनता हमको सत्ता में भेज देगी, हमने अच्छा नहीं किया है तो 3/4 से दूसरे को भेज देगी। ये लोग बार, लेकिन निकाय चुनाव में कह रहे हैं बड़ा बदलाव आने वाला है। हाँ। देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। काम के आधार पर वोट मिलता है सर, वहां पर पार्टी के आधार पर नहीं। काम के बारे में मैं इतना कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जहां जा रहा हूं, अभी भी आज भी मेरी 6 सभाएं लगी हैं, और जहां भी हम लोग जाते हैं, बाहर से कोई नेता हमारे वहां नहीं आया, जहां भी हम लोग जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोगों ने नगर निगमों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था विगत वर्षों में, और नगर पंचायत और नगर पालिका में उतना प्रत्याशित अच्छा नहीं था, और मुझको लगता है कि इस बार एक आंधी सी आई है जी, और पूरे रिजल्ट्स परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नगण्य है, शून्यता की ओर है, लेकिन मैं समझता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशियों से ज्यादा जगह मुकाबला है बजाय राजनीतिक दलों के। और ये अलग बात है कि जीतने के बाद और हारने के बाद अपने साथ में कोई निर्दलियों को भी जोड़ने का काम करे, लेकिन बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और एक जिसको बोलते हैं कि लोकसभा विधानसभा की पुनरावृत्ति पंचायत चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है जी। अभी हमारे मेहमान अखिलेश यादव भी थे, और उन्होंने साफ तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर टिप्पणी करते हुए नाम लिए बगैर बताया कि योगी सरकार में एक उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास न कार्यालय है न कुर्सी है। कौन है सर वो? कार्यालय कुर्सी नहीं है। मैं तो समझ सकता हूं इसकी जानकारी उनके, क्योंकि मेरे पास कार्यालय भी है और बैठने के लिए एक साधारण सी कुर्सी है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली कुर्सी पे बैठने पर विश्वास नहीं करता, और मेरे घर में जो कुछ होता है अपने व्यक्तिगत घर में, उसी से मैं अपना निर्वहन करने में विश्वास करता हूं। अब मैं नहीं जानता हूं, वो एक परिपक्व और अच्छे नेता हैं, और एक अच्छे नेता के रूप में उन्होंने जो टिप्पणी करी होगी उसमें कोई सार जरूर होगा, उसका विश्लेषण आएगा, विस्तार आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कुर्सी नहीं है तो भी ये तो त्याग की भावना हुई ना, कि उप मुख्यमंत्री तो मतलब वो आप ही हैं? हाँ, वो आप ही हैं। मेरे पास कुर्सी है बैठने को, लेकिन अगर उन्होंने किसी का, किशोर जी के पास भी कुर्सी है, और हम लोग अपने काम पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं, और मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, और वो किस प्रकार से अच्छे कामों करने में बलिष्ठ बन सकें, 24 घंटे मन और मस्तिष्क में यही कल्पना होती है जी। जनता के प्रति जवाबदेही, दायित्व का बोध, और अपने नेता के कार्यों में जिसको कहने के सोने में सुहागा कैसे कर सकूं, इसके लिए सद प्रयत्न होते हैं। अब कहां पे कैसा दिखता है ये देखने वाली दृष्टि होती है,
अब देखने की दृष्टि में आप एक को सकारात्मक भी देख सकते हैं, एक को नकारात्मक भी देख सकते हैं। सही बात है। हर जब तस्वीर के दो पहलू व्यक्ति एक पैदा होता है, अखबार बेचता है, अखबार बेचने के बाद में पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बन जाता है और देश का प्रधानमंत्री, मिसाइल मैन बनने के बाद अब्दुल कलाम हो जाता है। एक वही व्यक्ति पढ़ता है, वही पढ़ने के बाद में इंजीनियर बनता है और कश्मीर घाटी का आतंकवादी बुरहानवादी बन जाता है। पढ़े लिखे दोनों हैं, दोनों ने खूब अपने में एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट में पाया है, लेकिन एक की सकारात्मक दृष्टि है, एक की नकारात्मक दृष्टि है। लंबी उड़ान उड़ता है, आप देखो कि जो एक पक्षी है वो पक्षी एक गुंबद पे बैठता है, नीलकंठ है या इस प्रकार का है, और एक बाज है, वो उसकी जो गिद्ध है उसकी दृष्टि मरे हुए पशुओं पर नीचे होती है, दोनों ऊंची उड़ान होते हैं। हम अपनी दृष्टि कैसे रखते हैं ये महत्वपूर्ण है, किसके बारे में हम क्या सोचते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया आपने दिनेश जी इसको लेकर के। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई 2 उप मुख्यमंत्रियों की जरूरत आपको क्यों पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का सहयोगात्मक रवैया है, लेकिन अखिलेश यादव में तो 3.5 मुख्यमंत्री काम किया करते थे। उन्होंने कहा जब अखिलेश जी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आपके 6 मुख्यमंत्री गिना दिए। उन्होंने कहा कि 2 उप मुख्यमंत्री अलग हैं, दिल्ली में घूमने वाले दिल्ली से आदेश देने वाले मुख्यमंत्री अलग हैं, यहाँ लखनऊ का दौरा करने वाले अलग हैं, 2 बोलने वाले मंत्री हैं। कौन कौन है सर वो, किस तरफ इशारा था उनका? मैं समझता हूँ हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है, और मैं जहां तक 2 उप मुख्यमंत्री की बात है, तमाम जगह पे उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। स्वयं आदरणीय नेताजी जब थे, उनके आदर्श आदरणीय चरण सिंह जी थे, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री थे, रामनरेश यादव जी के साथ में भी उप मुख्यमंत्री थे, और आज गुजरात से लेकर बिहार तक में उप मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर तक में उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री की परंपरा एक सहयोगात्मक रही है। हाँ, लेकिन और मैं ये कह सकता हूं आदित्य योगी नाथ जी ऐसे शौर्यवान और धैर्यवान एक पारदर्शी मुख्यमंत्री की 2 भुजाएं हैं। एक भुजा का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी भुजा का नाम जो बाईं है उसका नाम है दिनेश शर्मा। तो इसमें प्रतिद्वंद्विता का भाव नहीं है, इसमें हम सब एक दूसरे के हैं। बीजेपी की जो कार्य संस्कृति है वो परिवार की है, और जो विपक्ष की कार्य संस्कृति है वो बाजार की है। बाजार में सब कुछ बिकाऊ होता है और प्रोफेशनल होता है, परिवार में सब एक दूसरे के लिए होते हैं। तो हम परिवार की पार्टियां परिवार का ख्याल रखती हैं तो आप कहते हैं परिवारवाद है उनकी ना, परिवार का मतलब होता है परिवार की अवधारणा। अब परिवार का मतलब नहीं है कि इटावा में कोई बच्चा पैदा होगा तो लोग ये बोलेंगे कि तो ये ब्लॉक प्रमुख पैदा हो गया, ये प्रधान पैदा हो गया, ये मंत्री पैदा हो गया। कोई दिल्ली के एक राजघराने में जो विरासत में मिला वो 1998 से 1 तक एक पार्टी में एक हमारे वहां मैं देख रहा था कि मेरे वहां 9 अध्यक्ष बदले, कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर और आज अमित शाह जी तक का 9 बदले 1998 से। एक पार्टी में अगर नाम लो आप तो एक ही नाम सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी 10 बार। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों की मूल कार्यशैली और कार्य संस्कृति में है, जिसके लिए बीजेपी को मोदी जी का ही नाम चलता है, उन्हीं की लहर आप हर बार ट्राई देखिए। बीजेपी में नेता एक होता है, लेकिन वो नेता भी कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता के आधार पर जो नीति रीति सिद्धांत बनते हैं उसके आधार पर उसको अपनी कार्यशैली को करना होता है। मोदी जी भी बोलते हैं जब, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां से आया? ये दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से आया कि कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाओ, ऊपर वाला नीचे झुके, नीचे वाला ऊपर आए, दोनों के हाथ मिले, बराबर से खड़े हों। यानी दोनों जब तक साथ नहीं होंगे, नीचे वाला और ऊपर वाले में जब तक सामंजस्यता नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। तो यही मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करेंगे, मोदी जी बोलते हैं, और 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के साथ काम करेंगे, योगी जी बोलते हैं। तो हम दोनों की जो समानताएं हैं वो संगठन आधारित हैं, परिवार आधारित नहीं है कि परिवार में हमको अध्यक्ष कहां से खोजना है, अध्यक्ष उनको खोजना है जो आजकल बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कहां से लाए बीजेपी अच्छा दिन, कहां से लाए। मैं कहता हूं कि दोनों में कितना अंतर और समानता है। एक समय था वो जो चैलेंज करते थे लोग, अयोध्या में पतंगा पर नहीं मार सकता, अगर जरूरत पड़ती तो 2-4 कार सेवक नहीं 1000 कार सेवकों पर गोली चलानी पड़ती तो हम चढ़ाते, राम मंदिर नहीं बनने देते। इस प्रकार की उद्घोषणा करने वाले शासन सत्ता पर पूर्व मुख्यमंत्री विराजित थे। उनको गए हुए बहुत समय और हो गया, मैं उनकी के बाद से आप उनकी विरासत में मैं बोल रहा हूं, मंदिर आप भी नहीं और मंदिर जाने से कतराने वाले लोग जूता पहन पहन के आज गुजरात की मंदिरों में बाएं हाथ से दाएं हाथ से उल्टा से भी सीधे से भी आरती कर करके बाहर निकलकर बोलते मैं शिव भक्त हूं।
कुछ लोग जो राम जी की मूर्ति, सर चलिए जो कुछ लोग तो प्रशंसा करनी चाहिए। मैं वही प्रशंसा कर रहा हूँ, वही प्रशंसा कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो मंदिर जाने से कतराते थे वो शिव भक्त हो गए गुजरात में जाकर। कुछ लोग जो मूर्ति से घृणा करते थे राम जी की, या राम जी के ही अवतार हैं कृष्ण जी, वो कृष्ण जी की मूर्ति लगा रहे हैं, एक कृष्ण भक्त बन गए, एक शिव भक्त बन गए। अरे ये उत्तर प्रदेश, सवाल पूछा गया, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि भारतवर्ष की लोकतांत्रिक जनता की शक्ति देखिए, कि उस शक्ति को जिसको चुनौती दी थी राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिसका जागरण किया, ये आज भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की सबसे बड़ी शक्ति है कि उन्होंने भगवान की याद दिला दी। कम से कम किसी को राम भक्त, किसी को कृष्ण भक्त बना दिया, किसी को ये आज शिव भक्त बना दिया। ये उनका चुनाव के समय मंदिर नहीं बनवा पाए। मैं वही बोल रहा हूं कि चुनाव के समय इस प्रकार की भक्ति भावना ये उनका कर्म है। बीजेपी हमेशा वो काम करती है, बीजेपी का राम जी का नाम हमने कभी नहीं छोड़ा, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम राम मतलब सत्य, सत्य पर आधारित प्रक्रिया को संपादित करना, यानी राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना ये सदकर्मों के साथ में पारदर्शी व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे वो करके हम लाना चाहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि तो सांप्रदायिक है, आप करें तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, हम करें तो हम सांप्रदायिक हैं। आप शमशान और कब्रिस्तान में बांट दें तब भी आप धर्मनिरपेक्ष हैं। आप लड़की की शादी में हिंदू के लिए अलग व्यवस्था और मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था कर दे तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। शमशान और कब्रिस्तान की हम अगर दिवाली में शमशान के लिए किया क्या सर? हम अगर दिवाली में राम जी की आरती के कार्यक्रम में परंपरागत अयोध्या में उसमें शामिल हो जाएं तो हम सांप्रदायिक हैं। ये जो विघटनवादी शक्तियां इस प्रकार की बातों को करती थी, मैं समझता हूं इन सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें मिल गए हैं। राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ने संकल्प पत्र में लिखा है स्पष्ट रूप में कि या तो सर्वा अनुमति के आधार पर और या कोर्ट के निर्णय के आधार पर। जो हमने संकल्प पत्र में पहले कहा, वर्तमान में कहा, वही आज भी हमारा स्टैंड है और हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। चलिए ठीक है। युवाओं की मैं बात करूंगा, खासकर बेरोजगार युवाओं की। आपने रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार भी नहीं दिया, बल्कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके आपने उनके लिए मुसीबत और बढ़ा दी, वो निर्दोषों को भी पीटते रहते हैं। देखिए, ये जो लोग प्रचार करते हैं वो अवसाद से ग्रस्त हैं, और मैं समझता हूँ रोजगार का सृजन जितना इस समय हो रहा है, हमारी जो औद्योगिक नीति बनकर आई है आज भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति में। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए, जो कुछ गलत होता है आप ये क्यों कहते हैं कि वो राजनीतिक द्वेष से ग्रस्त जब वो लोग जो देश में जिन्होंने 70 साल देश में राज्य किया, वो रोजगार के लिए जवाबदेही नहीं है। जो लोग अभी 7 महीने से सत्ता में, 6 महीने से 7 महीने से आए हैं, 7 महीने में सारी बेरोजगारी के दूर करने की कल्पना जो लोग करते हैं, हमने किया है। हमने आईटी सदन की स्थापना प्रारंभ कर दिया, हमने आईटी शहर की स्थापना प्रारंभ कर दिया, हमने गांव में जो हमारा शहरी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण योजना है उसको हमने प्रारंभ कर दिया। 11 लाख आवास हम दे रहे हैं। आपने 5 साल में कुल 25,000 26,000 आवास दिए, हमने 7 महीने में दे दिया। आपने तुलना क्यों नहीं किया? हम गांवों को शहरों से सड़कों को जोड़ने का माध्यम कर रहे हैं। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने इंसेंटिव विभिन्न प्रकार के दिए हैं बुंदेलखंड में भी, और हमने पूर्वांचल के लिए जो अविकसित क्षेत्र है उनमें भी, और गारंटी ये रखी है कि रोजगार जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको हम बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, फायर स्टेशन, इंडस्ट्रियल स्टेट, कर्मचारियों के लिए आवास सब देंगे। लेकिन एक शर्त होगी कि रोजगार वहीं के लोकल लोगों को देंगे। ये हम रोजगार की प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों से डर रहे हैं। हमने किसानों के गन्ना का 90% से ऊपर बकाया का भुगतान कर दिया। अभी तक आपने क्यों नहीं किया था? गेहूं क्रय केंद्र 5,000 खोले और 1625 रुपए का हमने समर्थन मूल्य और 10 रुपए ढुलाई के अलग से देके पूरा जो बिचौलिए थे, बिचौलियों का जो वर्चस्व था उसको खत्म कर दिया। आज धान के लिए भी हम क्रय के केंद्र खोल रहे हैं जी। हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये निराशा, बेरोजगारी की अवस्था में राजनीतिक बेरोजगारी की जो अवस्थाएं होती हैं वो अकल्पनीय होती हैं, और लोगों का रिएक्ट करना ये स्वाभाविक है, ये उनका अधिकार है। लेकिन विपक्ष और पक्ष में रहना ये जनता जनार्दन का जनादेश होता है, और जनादेश का आदर करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। और जब क्या है कि आपने सुख में सुमरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। आप जब सत्ता में थे तो आपको ये विसंगतियां नहीं दिखाई पड़ी। सत्ता से विमुख होने के बाद में विसंगतियों की ओर आप ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता उन पर कितना ध्यान देगी
ये तो जनता के दरबार में जाने सौभाग्य आपका, आप सत्ता में है, अपनी विसंगतियों पर ध्यान देने का अवसर है। अगर आपको इस बात का एहसास है कि पिछली सरकारों ने अपनी विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये मौका आपके पास है और अभी बहुत वक्त पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि जितने वादे आपने किए हैं वो सिलसिलेवार तरीके से पूरे किए जाएंगे। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह दीजिए फिर। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर विपक्ष की एक भी अच्छी चीज होगी तो उसका समर्थन करने वाला सबसे पहले मैं हूंगा जी, और उसका समर्थन हमें करता। किसी राग द्वेष से राजनीति ये किसी भी एक विकसित प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन सकारात्मक अगर कोई अच्छा काम सरकार कर रही है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को उसके साथ में खड़े होना चाहिए जी, और खड़े होकर उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विकसित प्रदेश सबके लिए जरूरी है। हर राजनीतिक दल का एजेंडा है कि हम एक विकसित, एक कॉमन चीज पे हमको सर वो अच्छा काम करते थे तो आप कहां खड़े होते थे? मैं खड़े होता था। अरे आपको अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर खड़े होते? मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, दल की तरफ से खड़ा हुआ। राजीव चौक में वहां पे राजीव जी की मूर्ति हटाई जा रही थी, कांग्रेस के सारे नेता धरने पे थे, बीएसपी की सरकार थी, हटा रहे थे। मैं महापौर होने के बावजूद धरने में उनके साथ शामिल हुआ, प्रस्ताव पारित कराया और नहीं हटने दिया। आदरणीय एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके साथ में अशिष्टता करी, पुलिस वालों ने सार्वजनिक पिटाई की, मैंने सदन में नगर निगम के प्रस्ताव पारित किया जी। ऐसा नहीं है, हम राजनीति में आए हैं, दुश्मन नहीं है, पूरक हैं, और पूरक हैं। जनता के प्रति हम अच्छा काम करेंगे, जनता हमको चुनेगी। हम नकारात्मक काम करेंगे, हमको नकार देगी। बिल्कुल। चलिए, शुभकामनाएं देता हूं आपको बहुत बहुत, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वीबी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आप आए। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत आभार। मेरी शुभेच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर सकें, इसकी अपेक्षा है कि सबका शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हो।